सभी को नमस्कार। राम राम। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? सभी अच्छे हैं। साथियों, जैसे कि हम इस समय राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इसको हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। फिर भी वर्तमान जो रनिंग स्टूडेंट हैं, उन्होंने और हम सभी ने मिलकर ये प्लान किया, क्यों ना राजस्थान की इकोनॉमिक्स को, राजस्थान की योजनाओं को ऑनलाइन पढ़ा जाए, ताकि अभी जो रनिंग स्टूडेंट है उनका रिवीजन भी हो जाए, और जो एक्स स्टूडेंट है उनके पास पीडीएफ नोट्स तो पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने सभी ग्रुप्स पे शेयर कर दिया। और मुझे विश्वास है कि इस ऑनलाइन क्लास के साथ में यदि आप अपने जो पीडीएफ है उसका बार बार दोहराव करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलो, फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला वो है राजस्थान की इकोनॉमी कितनी है। राजस्थान की इकोनॉमी कितनी, ये पढ़ेंगे सबसे पहले। और कभी आपने नाम सुना है, एक तो सुना है जीडीपी, जीडीपी का नाम सुना होगा। एक सुना होगा जीएसडीपी, स्टेट शब्द आ जाएगा इसमें। मतलब ये तो है देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी टोटल, और ये है किसी राज्य की है। और एक है नए शब्द की बार जीडीडीपी, डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले की जीडीपी। तीनों को ही पढ़ते हैं उसमें। क्लियर है? शुरुआत यहीं से करेंगे। पहला चैप्टर भी यही है कि राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, कौन से जिले की ज़्यादा है, कौन से जिले में वृद्धि दर ज़्यादा है। तो पहले तो मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ। डेफिनेशन की बात यह है साथियों कि जैसे कोई देश है, ये आपका प्यारा भारत है, भारत की सीमाओं के अंदर समझने का प्रयास करना कि जीडीपी क्या है। भारत की सीमाओं के अंदर एक निश्चित वर्ष में, एक वर्ष में, यहाँ पे एक वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, दोबारा से ध्यान दें। भारत की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समयावधि में कुल वस्तु और सेवा, देखो दोनों शब्द हैं, एक तो गुड्स है और एक सर्विस है। कुल वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। चलो बताओ, इसी डेफिनेशन को राज्य के लिए लेते हैं कि राजस्थान की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समयावधि में कुल वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीएसडीपी। जिले की डेफिनेशन बता देंगे, किसी जिले की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समयावधि में कुल वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। क्लियर है साथियों? ये परिभाषा होगी। लेकिन जीडीपी पढ़ेंगे, जीडीपी 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। कितने प्रकार से ज्ञात करते हैं? 2 प्रकार से। जैसे एक तो अभी 2024-25, ठीक है, इसको बोल देते हैं प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर। एक तो इस पर ज्ञात करेंगे, एक है कि इससे पहले भी ज्ञात करेंगे हम 2011-12 के हिसाब से, क्योंकि अभी तक सरकार ने 2011-12 को आधार वर्ष बना रखा है। इसको बोलते हैं स्थिर मूल्य। क्या बोलते हैं साथियों इसको? स्थिर मूल्य। तो कहने का तात्पर्य कि जीडीपी, जीएसडीपी कितने प्रकार से मापते हैं? 2 प्रकार से मापते हैं। क्लियर है? एक स्थिर मूल्य पर और एक है प्रचलित मूल्य पर। प्रचलित मूल्य की बात तो समझ में आ गई कि 24-25 है, ठीक है, 24-25 के आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ पे 2011-12 के आंकड़े क्यों हैं? सरकार ने निर्धारण कर रखा है। हो सकता है कि भविष्य में 15-16 कर ले, लेकिन 20-21 नहीं करेगी, क्योंकि 20-21 में इकोनॉमी में काफी असमानताएं थी, विषमताएं थी, अस्थिरताएं थी। स्थिर मूल्य होना चाहिए, इकोनॉमी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए।
इसलिए दो मूल्यों पर याद करते हैं। तो ठीक है साहब, राजस्थान में जीएसडीपी याद करेंगे, लेकिन दो प्रकार से याद करेंगे, एक तो स्थिर मूल्य पर और एक प्रचलित मूल्य पर। क्लियर है साथ में? थोड़ा सा समझने के लिए बता देता हूँ कि प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी ज्यादा होगी और स्थिर मूल्य पर कम होगी। जैसे 2011-12 में कोई गेहूं की बोरी 1500 रुपये क्विंटल बिकती थी गेहूं, और आज ये 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है। मतलब उस खेत में पैदावार तो उतनी हो रही है, उतने ही किसान काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महंगाई बढ़ गई। यहाँ पे क्या बढ़ गई? महंगाई। इसलिए ये ज्यादा होती है और ये कम होती है। ठीक है साथियों, ये पढ़ेंगे। ठीक है साहब, जीडीपी पढ़ लेंगे। जीडीपी के बाद में क्या पढ़ेंगे? एक मिनट, सॉरी, जीडीपी के बाद में पढ़ेंगे साथियों, जीएसडीपी के बाद में पढ़ेंगे एनएसडीपी। चलो थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे दोबारा से ध्यान देना कि ये हमारी क्या है? जीएसडीपी है। जीएसडीपी है। अब इस जीएसडीपी में टोटल है, इसमें से मूल्यह्रास मतलब मूल्य में जो गिरावट हो रही है उसको घटा दें तो प्राप्त होता है एनएसडीपी। क्या प्राप्त होगा साथियों? एनएसडीपी। इसका मतलब अभी तक जीएसडीपी पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? एनएसडीपी। इसको मैं एक उदाहरण से लेता हूँ कि जीएसडीपी में हमने एक पेन को 10 रुपये जोड़ लिया, कि कोई नया पेन लेकर आए थे हम 10 रुपये का, लेकिन अगले साल उस पेन का मूल्य कितना रह गया? 5 रुपये। तो वास्तव में उस पेन का मूल्य कितना है? 5 रुपये। घट गया अगले साल। तो एनएसडीपी में ये करते हैं कि वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि होती है, सॉरी गिरावट होती है, उसको माइनस कर देते हैं जीएसडीपी में से, और हमें क्या प्राप्त होता है? एनएसडीपी। और एनएसडीपी को भी दो प्रकार से मापेंगे, एक स्थिर मूल्य पर और एक प्रचलित मूल्य। क्लियर है साथियों? इसके भी दो डाटा याद करेंगे हम, फिर एक साथ लिखने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है क्या? अब कोई बता सकता है कि जीएसडीपी ज्यादा होगी या एनएसडीपी ज्यादा होगी? जीएसडीपी, क्योंकि एनएसडीपी तो कैसे ज्ञात करते हैं? जीएसडीपी में से मूल्यह्रास को माइनस करते हैं, घटाते हैं, इसलिए एनएसडीपी कम होता है और जीएसडीपी ज्यादा होता है। ठीक है साहब, फिर क्या करते हैं कि इस एनएसडीपी में टोटल पॉपुलेशन, टोटल जो जनसंख्या है हमारी, उसका भाग देते हैं, तो प्राप्त होता है पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है। कैसे निकालेंगे? कि एनएसडीपी में कुल जनसंख्या का भाग देकर हम क्या निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। क्लियर है क्या? इसको भी दो प्रकार से ज्ञात करेंगे, एक प्रचलित मूल्य पर और एक स्थिर मूल्य पर। तो आज मैं ये तीन ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, छोटी सी हम क्लास रखेंगे, एक जीएसडीपी, एक एनएसडीपी और एक प्रति व्यक्ति आय। तीनों की सूत्र, तीनों की डेफिनेशन किस किस को याद हो गई, तब तो ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जीएसडीपी टोटल होता है, उसमें से मूल्यह्रास माइनस करके एनएसडीपी निकालते हैं, एनएसडीपी में जनसंख्या का भाग दे करके पर कैपिटल इनकम ज्ञात करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम शुरू करते हैं समय का ध्यान में रखते हुए। देखो सभी सामने ध्यान दें कि पहली डेफिनेशन क्या है? जीएसडीपी। क्लियर है? पढ़ो मेरे साथ कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं हो तो सीधा ध्यान दें कि राजस्थान की सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि में कुल वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीएसडीपी। मैंने बताया कि जीएसडीपी को मापने के दो तरीके हैं, एक तो क्या है? स्थिर मूल्य पर, और एक क्या है? प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर ये 9.06 लाख करोड़ है और यहाँ पे है 17.04 लाख करोड़। 7% की वृद्धि है, 12, 7 और 12, 9 और 17 लाख। ठीक है साथियों, थोड़ा सा तुलना करें भारत से, भारत की जीडीपी से,
तो भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 184 लाख करोड़ है और यहाँ पे है प्रचलित मूल्य पर है 324 लाख करोड़, हमारे से बहुत ज़्यादा है। हमारा प्रतिशत तो लगभग 5% के आसपास ही है और यहाँ पे वृद्धि 6 और 9। ठीक है साथियों, अब बताओ ये परसेंटेज पूछा हुआ है कि राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत है। स्थिर मूल्य पर 4.9% है और यहाँ पे 5.26% है। औसत देखें तो लगभग 5% है, लगभग 5%। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अभी मैंने बताया एनएसडीपी कैसे निकालते हैं कि जीडीपी में मूल्यह्रास को घटा दें तो क्या प्राप्त होता है, एनएसडीपी। तो एनएसडीपी जीडीपी से क्या होगा, कम होगा। तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 7.96 लाख, 96 लाख। वहां पे कितना था, 9.06 लाख, 9 लाख करोड़ था, ये घटकर कितना रह गया, 7 लाख। 17 लाख करोड़ था, घटकर कितना रह गया, 15 लाख। क्लियर, वहां पे 7%, 12% था, यहाँ पे 8% और 12%। क्लियर है साथियों, क्लियर है। एक बार इसका रिवीजन करा दूं मैं, रिवीजन करा दूं, एक साथ डाटा लिख दूं मैं यहाँ पे कि चलो लिखते हैं। देखें, एक तो क्या है भाई, एक तो है जीएसडीपी, एक है एनएसडीपी। क्लियर, इसको लिखते हैं। देखें यहाँ पे कितना है, स्थिर मूल्य पर 9 लाख करोड़, प्रचलित मूल्य पर 17 लाख करोड़, यहाँ पे स्थिर मूल्य पर 7 लाख करोड़, प्रचलित मूल्य पर 15 लाख करोड़। यहाँ पे वृद्धि 7 और 12 और यहाँ पे है 8 और 12। क्लियर, इस प्रकार से बार बार इनको पढ़ना। फिर हमने देखा कि एनएसडीपी में यदि कुल जनसंख्या का भाग दे, एनएसडीपी में कुल जनसंख्या का क्या दे, भाग दे, प्रत्येक व्यक्ति की आय प्राप्त होती है। वो भी 2 प्रकार से देखेंगे, एक स्थिर मूल्य पर और एक प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर 96,000 है और यहाँ पे 1,85,000। 96,000, 1,85,000, बोलो सभी देखेंगे, 96,000, 1,85,000। अब देख लेते हैं भारत में 1,12,000 और 2 लाख, 1,12,000 और 2 लाख, ये ध्यान रखना है। अब देखा हमने जिला स्तर पे निकाले तो जीडीडीपी क्या निकालेंगे, जीडीडीपी। 2-3 फैक्ट को मैं महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसी को याद करना है कि सबसे ज्यादा जीडीडीपी किसकी, जयपुर की, दूसरे नंबर पे अलवर की। बस ये ध्यान रखना, जयपुर और अलवर। लेकिन प्रति व्यक्ति आय किसकी ज्यादा है, अलवर और जयपुर। उल्टा हो गया, जीडीडीपी सीधा पूछे तो जयपुर अलवर, प्रति व्यक्ति आय पूछे तो अलवर जयपुर। और एक ये ध्यान रखना कि वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी है, अलवर की है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है, अलवर की। दोबारा से ध्यान दें, जीडीडीपी में पहले जयपुर आएगा, दूसरे नंबर पर अलवर आएगा। लेकिन जीडीडीपी में प्रति व्यक्ति आय में पूछे तो पहले इसका उल्टा हो जाएगा, अलवर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, जयपुर आएगा। लेकिन वृद्धि दर पूछे तो सबसे ज्यादा किसकी है, अलवर की, क्योंकि जयपुर की तो 10 ही है, इसकी कितनी है, 13 है। क्लियर, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ शब्दावली और है, उनको बाद में पढ़ेंगे साथियों। मुझे उम्मीद है कि जरूर आपको कुछ समझ में आया होगा। इन्हीं डाटा के साथ में मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी ने ध्यान से सुना और इसका बार बार रिविजन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।